हेलो, गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को नमस्कार। बीबी मिश्रा का चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। आप सभी लोग प्रोफेसर्स हैं, मान के चलिए हो जाएंगे। और ये सोच के तैयारी करिए, सबका कल्याण होगा, सभी लोग बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और मज़े से जीसी का मज़ा करिए, एंजॉय करिए, उसके बाद प्रोफेसर साहब बन जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, हमारे पास जो सेक्शन है आपके नेट और यूजीसी फर्स्ट पेपर का, इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि 10 क्वेश्चन डीआई और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो रीजनिंग का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट आता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 में 10 आप सही करके आओगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये 10 एकदम फिक्स है, सॉलिड है, 10 में 10 पाओगे आप लोग। थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, आप लोग काफ़ी सीनियर हो, आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे और ये 10 के 10 सवाल आप सही करके आएंगे, है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन एक आंकड़ों का ताना बुना होता है जो कि बड़ा विस्तृत रूप में दिखता है। शब्दों पे ध्यान देना आप लोग, विस्तृत रूप में दिखता है, बस बिल्कुल एक नॉमिनल कैलकुलेशन होती है, तो पहले हम आपके कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक के यूजीसी और नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर हम कुछ आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो एक बेस मिल जाएगा आपको। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम करा देंगे, कंप्लीट स्टडी, और पूरा का पूरा आपका 100% मैं बता रहा हूँ कि 10 के 10 पूरा सही करके आएंगे, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना, ठीक है। चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके साथी वगैरह अगर उनको पता नहीं होगा, सबको पता चल जाए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, है ना, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, आ जाएं सभी लोग, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट फास्ट शेयर करिए, कुछ व्यूअर दिखते रहते हैं तो मज़ा आता है पढ़ाने में, नोटिफिकेशन सबके पास चले जाइए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, ताकि यूजीसी नेट वाले बहुत सारे बंदों को लाभ मिले भाई इसका। आपका भी तो कुछ ऊपर वाला केयर करेगा ना, अगर आप दूसरे का लाभ पहुंचाओगे तो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और चलिए आइए हम आज के प्रश्न पे चलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ, ये आंकड़ों का एक प्रबंधन का तरीका है कि आंकड़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं, और उस मैनेजमेंट के आधार पे हम जो जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको आंसर दिए होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सब दिया रहता है, देख के कैलकुलेशन करनी है ना, सब दिया रहता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान से इसको पढ़ना है ना, पढ़ने में जल्दीबाजी मत करना मेरे भाई, क्योंकि 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने की गारंटी ये डायरेक्शन ही दे देता है, ये निर्देश ही दे देता है आपको कि 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, उसमें जरा भी शक नहीं होगा। अगर आपने दिए गए निर्देश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना सीख गया तो 5 के 5 सही करके आओगे, कहीं से कोई गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। निम्नलिखित वर्ष 2019 और 2020, अब आपके दिमाग में सबसे पहले 2 वर्ष आ गए, 2019 और 2020, ये सबसे पहले 2 डिफरेंट ईयर्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। सबसे पहले 2 वर्ष के डाटा की बात की जा रही है। लगातार वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित लैपटॉप के विभिन्न मॉडलों के उत्पादन के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रतिशत, ठीक है। वर्ष 2019 तथा 2020 में निर्मित लैपटॉपों की कुल संख्या क्रमशः 35 लाख तथा 44 लाख है ना। कितनी? 35 लाख है और 44 लाख है। अब मेरे दिमाग में 2 डाटा आ गए
35 लाख, ठीक है, और 44 लाख। ये इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, इसको आप लोग बाहर निकाल लो, है ना, यही पूरा का पूरा कैलकुलेशन कराएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। अब कह रहा है कि सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। आइए जरा सारणी देखते हैं। सारणी में दिया गया, देखो ये सब लैपटॉप के मॉडल हैं, ABCDEF, है ना, ये सब लैपटॉप के मॉडल दे दिए गए, ठीक है, ABCDEF। अब ये कह रहा है कि 2019 में मॉडल ए, जो ए वाला मॉडल था लैपटॉप का, 30% उसका उत्पादन हुआ है। बी वाले लैपटॉप का 15% उत्पादन हुआ है। सी मॉडल के लैपटॉप का 19 में 20% उत्पादन हुआ है। डी वाले का 10% हुआ है। ई वाले का 15% हुआ है। और एफ मॉडल वाले लैपटॉप का उत्पादन 10% हुआ है। ये 2019 का डाटा है, ठीक है। कह रहा है कि 2020 में जो मॉडल ए वाले लैपटॉप थे वो 40% उत्पादित किए गए, ठीक है, 2020 में। बी में क्या हुआ कि ये 20% उत्पादित किया गया, सी में 15% उत्पादित किया, डी वाला 10% किया गया, ई वाला 10% किया गया, एफ वाला 5% उत्पादित किया गया। ये डाटा दे दिया गया सबसे पहले, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक तो आप हमेशा याद रखो, हम अपने सवालों को कैसे छोटा कर सकते हैं। देखो, कुछ परसेंटेज वैल्यू अगर हमको पता है, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30% का मतलब हो गया 3/10, यानी 10 में 3 लैपटॉप। 100 में 30 का मतलब 10 में 3, है ना, 10 में 3। अब एक बात बताओ, अगर कह रहा है कि 10 में 3 लैपटॉप हो रहा है और 2019 में 35 लाख है, कितने लैपटॉप हैं, 35 लाख, ठीक है, 35 लाख, ठीक है। लाख के मतलब 5 जीरो आप दिमाग में रखना। ये 35 लाख की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 मेरे भाई। तो कह रहा है कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताओ। 35 10 कब बनेगा, जब आप गुणा कर दीजिए, है ना, 10 में गुणा कर देंगे कितने का, 1 2 3 4 जीरो का, तो 3 में भी गुणा कर देंगे ना, कितने का, है ना। अब यह बता सकते हैं हम, क्या बता सकते हैं कि जो 2019 में ए मॉडल का लैपटॉप था वो कितना बना था, है ना, वो कितना बना था। तो आप क्या करोगे, 0 0 0 0 5 1 15 3 3 9 1 10, 10,50,000, है ना, 10,50,000 बना था ये वाला लैपटॉप। ऐसे हम 2020 में अगर 40% का उत्पादन देखें तो 40% का मतलब कितना होता है, 40/100 करते हो, छोटा कर दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी 5 की वैल्यू, या 10 में रहने दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप देखो 10 की वैल्यू दे दी गई है, 10 की वैल्यू कितनी दे दी गई, 44 लाख, ठीक है। तो भाई मेरे भाई 10 44 लाख बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप इससे गुणा कर दिए तो 4 पे कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 जीरो रख दीजिए, 4 चौक 16 4 चौक 16 17, यानी कितना आ गए, 17,60,000, 17,60,000 इसमें बने आपके, ठीक है। तो ऐसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आगे पूछता है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, छोटी सी में कैलकुलेशन आपकी हो जाती है, छोटी सी में आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब आइए प्रश्नों पे चलते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं, है ना। इसमें हम केवल समझाना चाह रहे थे, बाकी प्रश्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। प्रश्न कह रहा है 2020 में मॉडल ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता है जो वर्ष 2019 में था, तो वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल ए लैपटॉप की संख्या होती। अब चेंज क्या किया गया, लैपटॉप की संख्या ही चेंज कर दिया गया। भाई कह रहा है कि 2019 में 35 लाख लैपटॉप थे, 2020 में 44 लाख लैपटॉप बनने थे, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि
ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता है जो वर्ष 2019 में था। यानी ये कह रहा है कि 2020 में भी हम यही मान के चले कि 35 लाख ही लैपटॉप बने, तब ए लैपटॉप की संख्या क्या होती। अब ए लैपटॉप कितने थे, 30% ना। ए लैपटॉप थे कितने, 30%, और 30% के मैंने वैल्यू निकाली, कितने निकाली, ये देखो 10,05,000, ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है 10,05,000, है ना। लेकिन बी में कह रहा है तो यहाँ तो 40% है ना, यहाँ पर 40% है, तो अब क्या करेंगे भाई, 35 लाख का मैं 40% निकालूंगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि बी में उत्पादन था, सॉरी प्रतिशत कह रहा है, ध्यान देने की बात है। ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही हो जाता जो वर्ष 2019 में था, तो 2020 में 44 लाख है ना, 44 लाख है, इसका मुझे निकालना है 19 वाला प्रतिशत जो कि था 30%, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर दीजिए मेरे भैया, 0 0 0, ये जीरो की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे गुणा कर, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13, है ना। तो 13.2 ये आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 13.2 लाख, इसी को दिखाया जाता है 13.2। तो जीरो हमें मान के चलना है कि 5 जीरो 4 जीरो रहेंगे ही, तो हमें नंबर की कैलकुलेशन करनी है, तो यहां से मेरा टाइम बचेगा, है ना, यहां से मेरा टाइम बच जाएगा। समझ गए बेटा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी ने प्रतिवर्ष निर्मित 90% मॉडल डी लैपटॉपों को बेच दिया था तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके थे। भाई मेरे 90% बेच दिया, 90% सेल हो गया, तो 10% बचा ना, ये सेल नहीं हुआ, नो सेल। यानी हमें 10% की वैल्यू निकालनी है, कितने कितने में, तो 2019 में 35 लाख थे, 35 का 10% ले लीजिए, और प्लस बी में कितने थे, है ना, बी में सब मॉडल डी की बात कर रहा है, डी लैपटॉपों को बेच दिया था तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके थे। अब देखो मॉडल डी की बात करते हैं, ठीक है, मॉडल डी 2019 में 35 लाख में से 10% उत्पादित हो रहा था, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2019 में कितने प्रतिशत यानी कितने लैपटॉप बने थे। तो 35 लाख का, है ना, 35 लाख का मैं कितना ले लूं, 10%, 35 लाख का 10% हो जाएगा कितना, देख लीजिए, तो ये आएगा समथिंग 3.5, 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख हो गया। अब कह रहा है कि ये तो बने थे और इसका 90% मॉडल बिक चुका, कितना नहीं बिका था, 10% नहीं बिका, फिर 10/100 कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इधर से 2 जीरो हमारे उड़ गए और 1 जीरो बचा था, ठीक है, 3 जीरो और हो गए, इसका मतलब कितना आ जाएगा 35, ठीक है, 35,000 नहीं बिके थे, है ना, 35,000 नहीं बिके, ठीक है, 35,000 नहीं बिके। अब फिर कह रहा है कि 2020 में डी में 10% ही बिके थे, 20 में भी 10% अगर बी में बिक रहे, डी में बिक रहे हैं, फिर हम ले लेंगे 44 लाख का कितना 10%, और जो आएगा फिर इसका मुझे ले लेना है 10%, तो 2 बार ले लिया, कितना आ जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी ये 44 और जोड़ दीजिए 35, कितना आ जाएगा बेटा 5 4 9 और 4 3 7, 79,000।
देखो आंसर है कहीं 79,000 टीएस, ऑप्शन सी। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 2000, फिर समझ लो आप लोग, देखना यह है कि 2019 में डी मॉडल के लैपटॉप 10% उत्पादित हुए थे। तो भाई 10% उत्पादित हुए थे, हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितने लैपटॉप डी का उत्पादन हुआ था। तो 35 का मैंने 10% ले लिया, ठीक बात है, 35 का मैंने 10% ले लिया। फिर 40, मतलब आपके 2020 में 44 लाख में से 10% उत्पादित हुए थे मॉडल डी, तो हमने इसका 44 लाख का 10% ले लिया, ठीक। अब हम जब दोनों का लेते हैं, दोनों का जब मैंने लिया, भाई 35 लाख का 10% हमने निकाल लिया, 35 लाख का 10% निकाला, तो मेरे पास कितने लैपटॉप आ गए? 35,000 लैपटॉप आ गए, है ना, ठीक है। तो अगर 35 का 10% निकाल रहे हैं तो ये तो उत्पादन हुए हैं, और कह रहा है कि इसका 90% बिक गए, तो बिकने कितने शेष बच गए? 10% रह गए, 10% रह गए। हम इसका 10% निकालेंगे तो 35,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 44 लाख का 10% तो उत्पादन हुआ है, ठीक है, और उसका 10% बिका नहीं। तो देखो 44 का 10% ये हो गया, और उसका 10% ये हो गया, है ना। ये हम 100 और करेंगे तो देखो ये 2 जीरो से तो उड़ गया, 100 इसको डिवाइड कर देगा, 2 जीरो गए, 3 जीरो बचेंगे ना, तो ये हो गया 44 लाख, 44,000 प्लस 35,000 यानी 79,000। तो ऐसी हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल बी लैपटॉपों की संख्या का अंतर, ठीक है, मॉडल बी 2019-20 अंतर पूछा गया है। देखो तो अब मेरी बात समझो आप, कह रहा है कि बी वाले 15% उत्पादित हुए, ठीक, यानी हम क्या ले लेंगे? 35 लाख का 15% और 44 लाख का 20%, ठीक है। कितना कितना? 35 लाख का 15% और अंतर कहा गया है, और 44 लाख का 20%, ठीक है। ये बड़े बड़े जीरो देख के घबराने की बात नहीं है, बड़े बड़े जीरो देख के घबराने की बात नहीं है, कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत किया करिए। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 1 2 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, एक जीरो और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस कर दीजिए 0 0 0, 10 से 5 गए 5 और 7 से 4 गए 3, यहाँ बचा 3.555, 0 0 4 0, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ एक जीरो कम हो गया मेरे भाई, 15%, 3, ठीक है। दो 2020 में 20%, 2019 में 15%, ठीक। चलिए तो 44 लाख, इसका 20% लेंगे, 20/100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा इतना, और इसका 15% लेंगे तो कितना हो गया? 0 15 5 75। देखिए 15 5 1 0 1 0 1 0, ये हो गया। फिर 15 5 75 और 15 तिया 45 और 7 45 7 52, माइनस कर दीजिए 0 0 0, 10 से 5 गए 5, 7 से 2 गया
5 और 8 से 5 गया 3, कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 3,55,000, 3,55,000, ये 3.55, ठीक है, 3.55 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो करना क्या था, हमें दोनों सालों के लैपटॉप बी मॉडल की संख्या ले लेनी थी, उनके प्रतिशत के हिसाब से उनका डिफरेंस ले लेना था, और कोई काम ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट पे चलिए, वर्ष 2019 में निर्मित मॉडल एफ लैपटॉपों की संख्या तथा वर्ष 2020 में निर्मित मॉडल सी लैपटॉपों की संख्या का अनुपात है, ठीक है, अनुपात पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, एफ और सी, 2019 में एफ, 2020 में सी, 2020 में सी, ठीक है, 2020 में सी 15 है, ठीक, 2020 में सी 15 है और 2019 में एफ है 15, दोनों ही 15-15% है, सेम है, दोनों ही 15-15% है, सेम है। जब भी सेम होता है तो एक अनुपात का नियम है, एक अनुपात का नियम है बच्चों। क्या है, देखो, कह रहा है कि 35 लाख है ना, 35 लाख का 15%, ठीक है, अनुपात निकालना है। 2020 में मॉडल सी यानी 44 लाख का कितने प्रतिशत था, 20% आई थिंक, सी 20 में 15%, मतलब दोनों ही 15-15, एक मिनट, एफ है 10%, सॉरी, एफ है 10%, एफ 10%, ठीक है, 10 है, और ये है 15%, ठीक। इनका अनुपात बताना। देखो, अनुपात का नियम क्या करता है, यूनिट खत्म, प्रतिशत खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बना, लाख, लाख भी खत्म हो गया। अब ये छोटा कर दो मेरे भाई, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 22 दूनी 44 यानी 22 हो गया। अब कितना बच गया, 35 अनुपात 22 × 66, कितना आसान है बताइए, 35 अनुपात 66, 35:66। कभी भी रेशियो पूछा जाए, और ध्यान देना, अगर यूनिट दोनों पक्षों में दिख रही है तो आप कभी भी प्रतिशत निकालने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यूनिट कट जाती है, रेशियो में यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो कभी भी वहां पे कैलकुलेशन के चक्कर में आप मत पड़ना बच्चों। कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे आप तो टाइम जाएगा, और टाइम आपके आते हुए क्वेश्चन छुड़वा सकता है। तो हमें ये टेक्निक भी सीखनी है कि कैसे हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो, फिर एक बार समझ लो, प्रतिशत की वैल्यू मैंने नहीं लिखा बटे में 100, क्योंकि हमें पता था परसेंट दोनों साइड में है ना, एक यूनिट है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। दूसरी पे लाख, लाख दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिया। अब 10, एक छोटी सी कैलकुलेशन बची, 10 और 15 को हमने काट दिया, और देखो मेरा कैलकुलेशन आ गया 35 और 66 का, यानी आपका ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं इसका। कह रहा है कि वर्ष 2019 में निर्मित ए, बी तथा ई मॉडल वाले लैपटॉपों की कुल संख्या थी 2019 में, 3 का पूछ रहा है, ए, बी तथा ई, ए, बी तथा ई। देखिए, ए, बी तथा ई 2019, ए, बी तथा ई 30%, 15% और 20%, ठीक है, 30%, 15% और 20% 2019। तो 30, 15, 20 है, 30, 15, 20, ठीक है। टोटल संख्या पूछी जा रही है, जब टोटल संख्या पूछी जा रही है तो हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, देखो इसी का तो निकालना है ना, 35 लाख का 15%, 30, 15, 20 है, 30, 15, 20, 30, 15, 20, 30, 15, 20, 30% प्लस 35 लाख का 15% प्लस 35 लाख का 20%, यही बात है ना। तो हम काहे को हर जगह कैलकुलेशन करेंगे, एक ही बार में कर देना,
35 लाख कॉमन हो गया, 35 लाख हमारा कॉमन हो गया और गुणे ये जोड़ दीजिए 30, 15 और 20, तो 20 30 हो गया आपका 50 और 15 65, 65/100 सीधे सीधे हम कर देंगे, काहे को चक्कर में पड़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर उड़ गया है ना। अब बचा कितना, तो 35 3 जीरो गुणे 65 है ना। इसका सीधा सीधा हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 65 35 5 5 25 के 5 5 5 25 5 2 6 5 30 और 2 32 5 3 15 6 3 18 19 5 5 2 7 9 3 12 1 2 2275 2275 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है 2275। तो कैलकुलेशन में हमें टाइम बचाना है, डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसी बात नहीं है कि आपको सवाल नहीं आएंगे, है ना। जय हिंद बच्चा, आशीष जय हिंद। डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं कि आपको सवाल नहीं आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में टेक्निक सीखनी है कि हम फास्ट कैसे करेंगे, है ना। हमें वो तरीके सीखने हैं कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आए, ये 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के थे और थोड़ी सी वो टेक्निक सीख के कि हम कैसे फास्ट करें, है ना। भाई वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर करो, है ना, ज़्यादा आप लोग शेयर करो। कितनी इम्पोर्टेंट एग्जाम है, आप सोचो बैठे हुए, हाँ, रिसर्च करने के नाम पे 40,000 50,000 रुपये मिलेंगे यार हर महीने। थोड़ा सा ध्यान दे लो, पैसा आपका है। वैसे ही बेरोजगारी देख रहे हो कितनी बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। और ऐसे में 40,000 रुपये महीने मायने रखते हैं, आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगा करेगी, आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि सब आपके दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन जाने लगे। DI की क्लास शुरू हो चुकी है टीचर्स एकेडमी में। अब आइए, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली वो भी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होती है ना, अरिथमेटिक। और ज़्यादातर प्रश्न परसेंटेज सेक्शन से रहते हैं, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, इसी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो कह रहा है कि मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 16 से 2/3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक लगता है, मिश्रधन 196 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है। देखो भाई, सबसे पहले कह रहा है इस बात को समझो आप, सबसे पहले बच्चों इस बात को समझो, 16 से ही 2/3% का अगर मैं मतलब देखूं तो क्या हो जाएगा। हिस्सा देखें, 16 × 48 2 50/300 होगा ना, 50/300 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 300 में 50, इसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया 1 वर्ष का। इसी को अगर और छोटा करें तो लिख सकते हैं ना 1/6, यानी 6 रुपया प्रिंसिपल हो गया और 1 रुपया SI हो गई, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का हुआ, है ना। परसेंट दिया है तो रेट एनुअल लगती है। अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए प्रिंसिपल कितना था, 6 रुपये, ऐसे में 2 वर्ष का ब्याज लग रहा है, हर वर्ष ब्याज 1 रुपये लग रहा है, हर वर्ष ब्याज 1 रुपये लग रहा है, 2 वर्षों तक लगा। लेकिन ब्याज कौन सा है भाई, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि हम ब्याज पर भी लगेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक क्यों होता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई देखो हम साधारण नहीं है, हम चक्रवृद्धि है, चक्र चलाते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस ब्याज पर भी लग जाएगा भाई। और कितना है 1/6, तो इसका भी गुणा 1/6 करेंगे, एक ब्याज और मिलेगी, हो जाएगी 1/6, ठीक है। अब टोटल ब्याज अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, CI टोटल हो जाएगी 1 1 2 2 सही 1/6, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन सवाल में तो प्रिंसिपल दे दिया गया, सॉरी अमाउंट दिया गया, मिश्रधन दिया गया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा
6 और 2 8, यानी 6 प्लस 2 सही 1/6 का मतलब 8 सही 1/6 का मतलब हो जाएगा 8 6 48 49/6। ये हो गया अमाउंट। और वास्तव में जो आपका अमाउंट दिया गया है बच्चों, वो अमाउंट दिया गया है 196। इसका मतलब ये हुआ कि 49/6 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 196। अब जरा इसको काटिए तो 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 चौका 24। ठीक है, 1 की वैल्यू 64 आ गई, लेकिन पूछ रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना है? 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना? बी 144, है ना। तो एक तो ये तरीका आप ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए इजी पड़ेगी, या इसका एक जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हैं। इसका जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उससे भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। जैसे इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले पते हैं तो। देखो, अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R% रेज़ टू द पावर n, है ना। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट दिया गया 196 इज इक्वल टू P, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर दो 1 प्लस R%, 16 दूनी 16 48 दो 50/3%, 50/3%, प्रतिशत का मतलब गुणे 100 भी हो जाएगा ना इसमें, प्रतिशत। और n की वैल्यू दी गई है 2 वर्ष। अब कैलकुलेट कर दीजिए, है ना। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 196 इज इक्वल टू हो गया P इंटू, अब देखो आप 3 दूनी 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे आ जाएगा 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो 7/6 गुणे 7/6, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि इक्वल में क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर काटते हैं, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर काटते हैं, इक्वल के दोनों साइड में। 7 से काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28। अब P बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 144 रुपीज, और यही पूछा गया था P की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेथड था, और वो जो मैंने बताया वो था कॉन्सेप्ट, परसेंटेज को कैसे अप्लाई किया गया। ये चीज़ें सीख के हम लोग सॉल्व कर देते हैं ना, यह चीज़ें सीख के हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, मेरी बात सबको समझ में आ रही? समझिए, व्यवहारिक गणित है ना, व्यवहारिक गणित है। कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा लग गया? किसी से पूछते हो ना आप, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा लग गया, तो बताता है कि देखो भाई, चिल्लाओ मैं नहीं, ब्याज तो लगता ही है ना, और जो ब्याज लगता है उस ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसलिए ज़्यादा होता है। तो पक पक ज़्यादा मत करो, ये ब्याज पे ब्याज लगता है, और मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा था, इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो दावा करेगा अपना। चलिए, कह रहा है कि धनराशि 53 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो उनको मिलने वाली राशि का अनुपात बताना है। भाई 3 बंदे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करेंगे? कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिल रहा है और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ए की राशि डिपेंड कर रही है बी पर, है ना। अगर बी का पता नहीं होगा तो ए पता नहीं चलेगा, और बी का भी अपना कुछ नहीं है। बी कह रहा है कि बी डिसाइड हो रहा है सी से, यानी सी को जितना मिलता है उससे 8 रुपये अधिक बी को मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि सी को कितना मिला यार, और पता ही नहीं है, तो सी को हम क्या करें, x मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को मिल जाएगा कितना, कह रहा है कि सी से 8 रुपये अधिक, तो सी से, सी का 1 से उससे 8 अधिक करेंगे तो x + 8 हो जाएगा। और कह रहा है कि ए को मिल रहा है बी से 7 रुपये अधिक,
एक को मिल रहा है 20 से 7 रुपये अधिक, तो एक को हो जाएगा x प्लस x+8 और इसको हो जाएगा x प्लस इससे 7 रुपये अधिक है ना, 20 है, यानी x+8 से 7 रुपये अधिक। अब a का हिस्सा कितना हो गया, x+15, ई का हो गया x+8 और इनका हो गया x। इस रेशियो में इनके हिस्से बट रहे हैं और कह रहा है कि टोटल धनराशि कितनी है भाई, 53, यानी इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 53 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, यही बात तो है, इनको ऐड करते हैं तो 53 के इक्वल हो रहा है। कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3x बराबर 53 और 53 में से माइनस कर दीजिए 15 8 23, ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दहाई 30, 10। उनको मिलने वाली राशि का अनुपात अब ले लो, x की वैल्यू 10 आ गई है ना, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, देखिए 10 8 18 और 7 25 है ना, 25 अनुपात b को कितना मिलेगा, 10 और 8 18 और c को कितना मिलेगा, x का मान 10, यानी 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, अनुपात के सवालों में जब भी ऐसे सवाल आए सबसे पहले ध्यान यहाँ जाएगा कि किसका अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसके डिपेंड कर रहा है उसी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है, जरा करें तो आप लोग। रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, है ना। सूचियां दे दी गई हैं, ये एक श्रृंखला दे दी गई है ना, एक लॉजिकल श्रृंखला दे दी गई है, न्यूमेरिकल सीरीज है और इनके ऑप्शन है, इनके आंसर दिए गए हैं, लेकिन जैसे सीरीज है उसी लाइन में इनके आंसर नहीं है। अब आंसर है तो इसी में, तो मिलान करना है, कौन किसका आंसर होगा ये देखना है। देखो 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 126 है। जब भी आप इन संख्याओं को देखते हो ना तो एक चीज़ ध्यान दिया करो कि अरे यार ये कहीं किसी के क्यूब या स्क्वायर के आसपास तो नहीं है ना। सबसे पहले ध्यान दो कि क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। अगर ये किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास पड़ती है तो हमारा ध्यान वहाँ पे जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं, मतलब 9 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 28, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1। 28 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी क्यूब के पास वाली संख्या, 27 3 का क्यूब होता है और 28 तो 1 ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 1। 65 को क्या लिखेंगे 4 का क्यूब प्लस 1। 126 को क्या लिखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1। तो बेटा p की जगह क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 1, और 6 का क्यूब प्लस 1 हो जाता है 216 और 1 217, यानी a का आ जाएगा तीसरा, a का आ गया तीसरा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखो आप, यह भी आसपास की संख्या चल रही है ना। 10 क्यूब के पास की संख्या है, 30 68, इसका मतलब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 को चेक कर सकते हैं, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे 1 का क्यूब, ठीक है,
1 का क्यूब प्लस 1 2 हो जाएगा। 10 को लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 2 तो लिख ही सकते हैं ना। 30 को लिख देंगे हम 3 का क्यूब प्लस 3। 4 को लिखेंगे 4 का क्यूब प्लस 4। 130 को लिखेंगे 5 का क्यूब प्लस 5। एंड अब आगे क्या होगा देखो, सीरीज 1 से चली 1 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आएगी 6 की सीरीज, 6 क्यूब प्लस 6। फिर 6 क्यूब प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 प्लस 6 इक्वल टू 222, 222। यानी ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी का 2। अब आगे देख लेते हैं 3 4 11 30, यहाँ भी सेम सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ भी। ठीक है, तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं 3 वाले को। अगर मैं 1 का क्यूब प्लस 2 करूँ तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं बन रहा है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा और पीछे से, यानी 0 का क्यूब प्लस मैं 3 करूँ तो 3 आ जाएगा, और 1 का क्यूब प्लस 3 करूँ तो 4 आ जाएगा, और 2 का क्यूब प्लस 3 करूँ तो 8 आ जाएगा। अब मेरी सीरीज मिल गई। तो ये देखो आप 0 का हुआ, 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, ये फिर कितना होगा 6 का, और 6 का क्यूब की प्लस कितना होगा 3, 6 का क्यूब प्लस 3 कितना हो जाएगा 216 प्लस 3 219, 219, यानी तीसरे का हो जाएगा चौथा। तो अब डी का तो यही बचा ना पहला। ठीक है, अब अपना ऑप्शन मिलाइए, क्या आ गया ए का 2 है ना, ए का 2। फिर क्या आ गया बी, ए का 3, सॉरी ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, और सी का 4 हो गया, और डी का 1 हो गया। 3 2 4 1, देखिए ऑप्शन में 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सी 3 2 4 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है 400 विद्यार्थियों ने एक साथ परीक्षा दी, 60% छात्र 80% छात्राएं इस परीक्षा के विच्छेदक अंक यानी कट ऑफ पार कर उत्तीर्ण हुए। यदि विच्छेदक अंक पार कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 65% हो तो इस परीक्षा में कितनी छात्राओं ने भाग लिया। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें वह तरीका अपनाना है जहां पे मेरा टाइम कम लगे। तो जब भी अगर दो वस्तुएं हैं, दो समूह हैं, उनका अलग अलग परसेंटेज दिया है और उनका कंबाइंड परसेंट दिया गया है, तो हम यहाँ पे अपनाते हैं एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड ये कहता है कि जो दोनों का टोटल है ना, दोनों का टोटल दिया गया हो उसको रखो आप सेंटर में। इधर ज्यादा वाले को रख लो गर्ल्स, इधर हो गए हमारे बॉयज। ठीक है, कह रहा है कि 80% छात्राएं उत्तीर्ण हो गई 80%, और 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब हम क्या करते हैं, एक तिर्यक डिफरेंस लेते हैं, है ना। ये तिर्यक डिफरेंस 65 से 60 घटाएंगे आएगा 5, यहाँ तिर्यक डिफरेंस लेंगे ये आ जाएगा 15। अब ये एक अनुपात बन जाएगा। अनुपात क्या बना 1:3। ठीक है, यानी एक यूनिट, एक हिस्सा लड़कियों का है और 3 हिस्सा लड़कियों का, हम ये मान के चलेंगे। टोटल कितने हुए 3 और 1 4, टोटल हुए 4 हिस्से, और 4 हिस्सों की टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है 400, यानी 4 की वैल्यू है बेटा 400। तो 1 की कितनी हो जाएगी 4 से भाग कर दीजिए 100। और पूछा क्या गया है, तो इस परीक्षा में कितनी छात्राओं ने भाग लिया था मेरे भाई। छात्राओं की संख्या कितनी है 1 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी 100 छात्राएं थी। कितनी थी 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है,
इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं, लास्ट। कह रहा है निम्नलिखित के आधार पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कार 500 किलोमीटर की यात्रा में किसी बस में 25 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलती है, बस से, ठीक है, तथा बस कार की अपेक्षा 10 घंटे अधिक का समय लेती है। कथन दिया गया है कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं कार की चाल है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटे मान लूं पर आवर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बस की चाल कितनी होगी। कह रहा है कि कार की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा ले रही है, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी। बस की चाल इस तरीके से हो जाएगी 45 माइनस 25 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दूसरी बात देखनी पड़ेगी कि अगर मैं कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूं, लेकिन कंडीशन क्या है, 500 किलोमीटर की यात्रा में बस से 25 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलती है, ठीक है, चलती है, चला दीजिए, और कार की अपेक्षा 10 घंटे अधिक का समय लेती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बस का समय लूं तो बस का समय कितना आ जाएगा, 500/20। 500/20 का मतलब कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 25 आवर्स, यानी बस ने समय कितना ले लिया, 25 घंटा। और कह रहा है कि कार कितनी लेगी, तो कार का समय इस हिसाब से हो जाएगा कितना, 10 घंटे अधिक, तो कम हो जाएगी, 25 माइनस 10 यानी हो जाएगा 15। अब सवाल ये है कि क्या 45 गुणे 15 500 होगा, नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर कार की चाल 45 हम नहीं मान रहे हैं, कार की ही चाल 45 हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 45 मानेंगे तो ये 500 किलोमीटर की यात्रा वो 15 घंटे में नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो गलत होगा ना। और जब ये गलत हो गया तो ये भी तो गलत हो गया, जब यही सही नहीं तो ये कैसे सही हो सकता है। तो इसलिए आ जाएंगे कहाँ पे, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगर ये सही होता तब तो ये सही हो जाता, और यही गलत है तो ये कैसे सही हो सकता है, इसलिए दोनों ही गलत है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आएंगे। कल इसका दूसरा सेट लेके मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास ले जाएं कि टीचर्स एकेडमी में यूजीसी नेट जीआरएफ की फर्स्ट पेपर की क्लास स्टार्ट हो गई है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पोर्शन 10 क्वेश्चन जो फिक्स है वो मैं करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ के इसका लाभ लीजिए, है ना, देख लीजिए, सेलेक्ट करिए कि क्या आपके दिमागी क्षमता, आपकी सोच, है ना, मेरी भाषा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। और हम लोग एक मुकाम खड़ा यहाँ भी करना चाह रहे हैं, यूजीसी नेट में टीचर्स एकेडमी से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट करके दे रही है ना। यूजीसी नेट में टीचर्स एकेडमी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्कॉलर सेलेक्ट करके दे रही है। ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन पेपर करा के। कल समय से फिर आप लोग रहिएगा, कल हम फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।